फल खाने से 5 बच्चियां अचानक बीमार पड़ गई हैं। जंगली फल खाने के कुछ ही देर बाद बच्चियों को उल्टी और बेहोशी जैसी स्थिति होने लगी। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 3 बच्चियों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल बोकारो रेफर किया गया है, तो 5 बच्चियां बीमार पड़ी हैं। बच्चे लोग एगो दाना था, वही सब खा रहा था, तो हम लोग छीन के फेंक दिए। तो बोल के मत खाओ ये वाला, तो बच्चा लोग दौड़ के भाग गया, फिर छीन के ले लिए और फिर फेंक दिए सब। तो 1 घंटा के बाद हम लोग नहीं जानते था। सामने में है, घर के बगल में हो, घर के बगल में। चले बढ़ते आगे, अगली खबर भी बोकारो से है, जहां नवाडीह थाना क्षेत्र में पुलिस का इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है। बाराजी पंचायत में मामूली कहासुनी के दौरान एक युवक ने रिवॉल्वर निकालकर ग्रामीण को गोली मारने की धमकी दे दी। हालांकि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए आरोपी और उसके साथी को पकड़ लिया और हथियार समेत पुलिस के हवाले कर दिया। खबर जामताड़ा से, जहां कलेक्ट्रेट में आयोजित दिशा की बैठक से मंत्री इरफान अंसारी ने दूरी बनाई और बैठक में बिना शामिल हुए वापस लौट गए। मंत्री ने आरोप लगाया कि उनके स्वागत के लिए डीसी और डीडीसी मौजूद नहीं थे, जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। हालांकि अधिकारियों द्वारा मनाने की कोशिश के बावजूद वे बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। दरअसल दिशा की बैठक आयोजित थी, जिसमें पेयजल संकट, किसानों को मुआवजा, भूमि अधिग्रहण और अवैध खनन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन बैठक से ज्यादा सुर्खियां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के प्रोटोकॉल विवाद को लेकर बैठक में शामिल हुए बिना ही लौट जाने ने बटोरी। सूत्रों के अनुसार मंत्री के लेट से पहुंचने के कारण सांसद के निर्देश पर बैठक शुरू कर दी गई थी। मंत्री के लौटने के बाद भी बैठक निर्धारित एजेंडे के अनुसार जारी रही। अब इस पूरे मामले में सियासी पारा हाई हो चुका है। नाले पहुंचे लेकिन दिशा की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? नहीं चलिए छोड़िए, हमको मेरा एक्सीडेंट हो गया किसी का, हम नहीं आ सकते, कोई कारण होगा। नहीं आके लौट गए, आके गेट से लौट गया, नहीं कहा जा सकता। तकनीक बातें हुई और हमारे सर्वप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के राजपाट में कोई गलत बात न होती थी, न होती है, न होगी। विभाग के जितने सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर के टेक्नोक्रेट्स लोग, सारे लोग मिल करके अपने लोग निर्णय लेते हैं और इससे जो काम संचालित है सरकार का कल्याणकारी योजना, उसमें तेजी आता है। अब सवाल उठता है कि क्या जनता के मुद्दों से ज्यादा अहम वीआईपी प्रोटोकॉल है? पेयजल, किसानों और अवैध खनन के मुद्दे पीछे क्यों छूट गए? और सवाल यह भी है कि आखिर दिशा बैठक की सुर्खियां विकास नहीं, विवाद क्यों बना? और सवाल तो यह भी कि क्या जनता के मुद्दों पर राजनीति हावी हो रही है? दिशा बैठक छोड़ना कितना सही है और विकास की समीक्षा के बीच यह सियासत आखिर क्यों हो रही है? और सवाल यह है कि आखिर जो बुनियादी सवाल हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, वो पीछे क्यों छूट गए हैं? झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। जेएमएम ने एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखते हुए 2003 के मतदाता सूची की डिजिटल डेटा मांगी है। जेएमएम की इस मांग के बाद सियासी बयानबाजी जमकर हो रही है। जेएमएम का कहना है कि हमारी कोई अलग से मांग नहीं है, बल्कि हमें लिस्ट केवल बूथ पर मैपिंग की प्रक्रिया आसान करने के लिए चाहिए, जबकि बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। आप केवल आधिकारिक तौर पर सब आपके पास है, वही डिजिटल जो आपके पास में जो आपका कॉपी है, वो डिजिटल कॉपी आप सब पॉलिटिकल पार्टीज को दे दीजिए, ताकि हम लोग BLO 2 को भेज दें और जब मैपिंग होना जाए तो उसके पास वो आंकड़े रहे जो BLO के पास आंकड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेएमएम की जो असल चिंता है वह एसआईआर को लेकर के यह है कि जेएमएम को मालूम है एसआईआर होने के बाद जब वोटर जो लिस्ट है वो प्यूरिफाई होगा, तो जेएमएम जो कि फर्जी वोटर्स के सहारे
घुसपैठियों के सहारे लंबे समय तक झारखंड की सत्ता पर काबिज है। निश्चित रूप से ये सारे फर्जी वोटर हटेंगे और इनकी सत्ता जो वो डगमगा रही है उसी का डर ये पत्र लिख करके निकाल रहे हैं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दावा किया है कि गठबंधन पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त है। वहीं बीजेपी विधायकों में असंतोष की संभावना का दावा किया। वहीं बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि बीजेपी में एकजुटता है, कांग्रेस को हार का भय सता रहा है। कांग्रेस को भी देखा है पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। जिस तरह से उम्मीदवार को उतारा गया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे प्रधानमंत्री ने सरेंडर करने का काम किया, उसी तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर करने का काम किया है। कई विधायकों में बहुत ही नाराजगी है और उन लोगों ने मन बना लिया है कि किसी भी तरह से ऐसे लोगों को हराना होगा जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। जब पूरी मेहनत कार्यकर्ता करता है तो ऐसे लोग बाहर से आकर के और फिर हमारी जो मेहनत है उस पर पानी फेर देते हैं। तो आप देखिएगा 10 से 12 लोग भारतीय जनता पार्टी के इधर उधर करेंगे क्योंकि वो व्यथित है। तो राजेश ठाकुर जी को 10-12 विधायक लेके चल जाना चाहिए था। आज उनको बाहर ले जाने की आवश्यकता पड़ रही है, हम लोगों को तो नहीं पड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक एक एक कार्यकर्ता के रूप में, और हम लोगों का आचरण ही है कि हम लोग पार्टी के निर्णय के साथ रहते हैं और 3 दिन में। इससे ये दर्शाता है कि वो इस चुनाव में अपनी हार को सुनिश्चित करने के लिए ये सब प्रोपगंडा कर रहे हैं। पूरी तरह अगली खबर गिरिडीह से है, जहां आंगनबाड़ी के लिए आए अनाज में कालाबाजारी का मामला सामने आया है। चौधरी बांध और पेको पंचायत की कई आंगनबाड़ी सेविकाएं बच्चों और लाभुकों के लिए अनाज लेने गोदाम पहुंची थी, जहां उन्हें बिना नाप तौल किए अनाज दिया जा रहा था। जब उन्होंने अनाज को तौल कर देने की मांग की तो गोदाम के ऑपरेटर अजीत कुमार ने कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया और वजन करने से इनकार कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर जेएलकेएम नेता प्रेमचंद साहू मौके पर पहुंचे और जांच की तो गोदाम के कुल 475 किलो अनाज में 63 किलो की कमी पाई गई। पिछले 23 दिन के भीतर यह दूसरी घटना हो चुकी है, जिसके बाद जेएलकेएम का कहना है कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। और जैसे बोरा उरा जैसे लेने रहता है, तो जैसे ये हमारी दीदी बताएं कि पैसा लेते हैं तभी बोरा देते हैं, और बोरा मांगते हैं तो बोरा बोलते बोरा नहीं मिलेगा यहाँ। और जब हम बोले कि ठीक है, जब बोरा नहीं मिलेगा खुला चावल में तो हम लोग लेके कैसे जाएंगे? हम लोग लाने के लिए तो हम लोग लेके कुछ नहीं आए हैं। खुला वो चावल आप लोगों को क्यों देता है? जैसे कि 1 किलो 75 ग्राम किसी का रहता है, 1 किलो 1 क्विंटल 25 किलो रहता है, तो 25 किलो जो चावल रहता है ना, तो वो खुला हम लोग को देना पड़ता है। जब मैं तोलने गया सबको, जब आए हम बात उन लोगों से किए, एमओ सर भी रहे, मैं बात किया। उसके बाद जब चावल तोला गया तो 65-63 केजी कम निकला। एक आंगनबाड़ी सेविका लोगों का इतना चावल कम मिलेगा तो गाँव में इन लोग लात डंडा खाएगा या नहीं खाएगा? खबर राजधानी रांची से है, जहां मरम्मत कार्य और फीडर निर्माण कार्य को लेकर हरमू फीडर से जुड़े कई इलाकों में 1.5 घंटे तक बिजली आपूर्ति आज बाधित रहेगी। बिजली विभाग के अनुसार पेड़ों की डालियों की कटाई और फीडर निर्माण कार्य के कारण दिन में 11 बजे से दोपहर के 12:30 तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग और आवश्यक तैयारी करने की अपील की है। रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां 16 हाथियों के झुंड का तांडव देखने को मिला है। कोलावन क्षेत्र के कोराम्बे और डूमाडीह में हाथियों ने उत्पात मचाया है, कद्दू की फसल को बर्बाद किया है, राशन दुकान के गोदाम का दरवाजा तोड़ा है, गोदाम में रखे महुआ और चना को खाया है, ग्रामीण के घर की दीवार तोड़ दी है, लोगों ने छुपकर अपनी जान बचाई है। वन विभाग को मामले की सूचना दी जा चुकी है। वन विभाग की टीम ने हाथियों के झुंड को खदेड़ा है। सायरन बजाकर और मशाल जलाकर हाथियों को भगाया गया है। ग्रामीणों ने नुकसान की भरपाई की भी मांग की है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से मशाल और सायरन के जरिए इन हाथियों को खदेड़ते हुए
वन विभाग की टीम नजर आ रही है। दूसरी तरफ कई घरों को भी क्षतिग्रस्त इन हाथियों ने किया है, फसलों को नुकसान पहुंचाया है। चला आता है पूरा झुंड का साथ हाथी, और पब्लिक का साथ क्या होगा नतीजा इसका कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है कि फसल सारा किसानों लोग को जितना भी तरह का फसल जो है बाड़ी में बहुत तरह से नुकसान रात में हुई है। रांची में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। विशेष अभियान के तहत पिछले 10 दिनों में कुल 37,907 वाहनों का चालान काटा गया है, यानी प्रतिदिन औसतन 3,791 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सबसे ज्यादा मामले बिना हेलमेट वाहन चलाने, नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने और रेड लाइट जंपिंग के सामने आए हैं। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। एक विशेष अभियान चला रहे हैं ट्रैफिक नियमों का जो उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध, और इसमें हमारा अभी जो सघन अभियान चल रहा है उसमें 1 जून से 10 जून तक 10 दिन में हम लोगों ने 34,000 से अधिक गाड़ियों का चालान काटा हुआ है। और इसमें ज़्यादातर जो उल्लंघन हो रहा है वो रोड पे जहाँ तहाँ पार्किंग कर देना जिससे ट्रैफिक बाधित होना, विदाउट हेलमेट और रेड लाइट जंप, ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव करना, इस तरह के सेक्शंस में ज़्यादा हमें देखने में आ रहा है कि उल्लंघन हो रहा है। खबर रामगढ़ से है, जहां जिले में 21वीं उत्तरी छोटा नागपुर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और चतरा के महिला और पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिला खिलाड़ियों ने कहा कि उनका लक्ष्य राज्य और देश का प्रतिनिधित्व कर पदक जीतना है। में आज से 21वीं उत्तरी छोटानागपुर पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुरुआत हो गया है, और इस वक्त मैं सिद्धू कानू ग्राउंड में देख सकते हैं महिला खिलाड़ी हैं, ये पुलिस में है और ये एथलीट में यहाँ पर भाग ले रही है। कई गेम्स यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें फुटबॉल है, वॉलीबॉल के अलावा एथलेटिक्स है, जेवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है और कई तरह के इवेंट जो है यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। और 3 दिनों तक ये रामगढ़ में ये इसका आयोजन किया जा रहा है विभिन्न खेल ग्राउंड में। यहाँ कुछ जो एथलीट हैं उनसे हम सीधे बात करने वाले हैं। क्या आपका नाम है? मेरे गीतांजलि कुमारी। इस इवेंट में आप यहाँ पर 1500 मीटर में पार्टिसिपेट किए जिसमें फर्स्ट आए हैं, गोल्ड मेडल लाए हैं। अच्छा। और अभी तो पुलिस रेंज गेम है। हाँ। और इसके बाद स्टेट गेम होगा, स्टेट गेम के बाद नेशनल गेम का भी मौका मिलता है। अभी हम 100 मीटर में रनिंग करेंगे, अभी किए नहीं है। अच्छा, 100 मीटर में? यस सर। कितना निकालते हैं इस समय उसका? हमेशा गोल्ड में रहते हैं, टाइमिंग नहीं पता पर गोल्ड रहते हैं। गोल्ड रहता है? यस सर। गोल्ड मेडलिस्ट है? यस सर। आप किसमें? रिले रेस में हम लोग दौड़ते हैं। हाँ जी, उसमें 2 बार लाए हैं सेकंड। अच्छा, सेकंड लाइन सिल्वर। आगे जाके क्या आपका सपना है? आगे जाके सपना है कि चांस मिलेगा तो नेशनल खेलिएगा? खेलेंगे स्टेट। उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत रामगढ़ में हो चुकी है और इसमें मेजबान रामगढ़ के अलावा हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा के खिलाड़ी जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है और खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। हजारीबाग के युवा स्केच आर्टिस्ट कोमन राज का 12 साल पुराना सपना तब पूरा हुआ जब उनकी मुलाकात भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम में हुई। कोमन राज ने धोनी को अपनी बनाई स्केच पेंटिंग भेंट की और उनके साथ सेल्फी लेने के साथ साथ ऑटोग्राफ भी लिया। सपना पूरा होने पर उन्होंने खुशी जताते हुए धोनी के सरल स्वभाव की सराहना की। रीज़न है क्योंकि सपना था मेरा, एक पहला गोल था लाइफ का कि किसी तरह MSD से एक बार मिले और उनके साथ एक फोटो हो, वो हो गया। एक ऑटोग्राफ हो जाए, वो भी हो गया। अरे हमारा भी एक सोच था कि भाई कम से कम धोनी के करीब तो जा सके, देख सके। 2011 से जब मैंने वर्ल्ड कप फाइनल देखा था उसके बाद से एक सपना था कि जाएंगे। अभी तक हमने स्टेडियम बहुत बार गया, करीब 12 बार भी गया, लेकिन कभी दे नहीं पाए। इस बार लेके गए, इस बार थोड़ा सा पॉजिटिविटी लग रहा था कि मिल पाएंगे। इसको मैंने 11:30 बजे रात में बनाया, 3:30 बजे तक बना था और फिर सुबह मैच देखने चले गया। देवघर में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है।
कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में शहर की सड़कों और चौक चौराहों पर कचरा फैलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि बढ़ा हुआ वेतन और ईपीएफ का भुगतान लंबे समय से लंबित है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। वहीं शहरवासियों ने उनकी मांगों का समर्थन किया, लेकिन कचरा फैलाकर विरोध करने के तरीके पर नाराजगी जताई है। हम लोग जो मांग था वेतन का 8-9 तारीख 10 तारीख वो कर दिया है, और हम लोग पीएफ जो जमा करने के लिए बोल रहे हैं वो जमा नहीं हो रहा है, और हम लोग का जो बढ़ा हुआ वेतन जो मिल रहा है वो ये सही है, परंतु आपको अधिकार किसने दिया कि कचरा को सड़क के बीच चौराहे पर फैला देना। आप कचरा ना उठाइए वो भी सही है, आप नाला ना साफ कीजिए वो भी सही है, आप के झाड़ू ना मारिए वो सही है, लेकिन इस तरह का विरोध करके आप क्या जताना चाहते हैं? ये कानून अपने अधिकार में क्यों ले रहे हैं? ये जहाँ तक है ये गलत है। ये आप विरोध कर रहे हैं वो सही है, काम बंद कर दे वो सही है, लेकिन सड़क को कचरे का भंडार की तरफ फैलाए ना। जमशेदपुर में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी का परिसर उस वक्त संगीत और उत्साह से सराबोर हो गया जब यहां ऐतिहासिक बॉलीवुड नाइट 2026 का भव्य आयोजन हुआ। मशहूर सिंगर शालमली खोलगड़े और बीडीजे मान की धमाकेदार प्रस्तुति ने युवाओं को पूरी रात झूमने पर मजबूर कर दिया। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित बॉलीवुड नाइट 2026 में हजारों विद्यार्थियों और युवाओं ने हिस्सा लिया। झमाझम बारिश के बावजूद युवाओं का उत्साह कम नहीं हुआ और देर रात तक पूरा परिसर संगीत की धुनों पर थिरकता नजर आया। मशहूर बॉलीवुड सिंगर शालमली खोलगड़े ने अपने सुपरहिट गीतों से समा बांध दिया। इवेंट चल रहा है बॉलीवुड नाइट के नाम से, मतलब हर साल कोई ना कोई बॉलीवुड के सिंगर जो टॉप लेवल के वो आते हैं और यहाँ स्टूडेंट्स के सामने परफॉर्म करते हैं। ये हमारा 4th ईयर है। हम लोग अब जो है हर साल इससे भी बड़ा इवेंट करेंगे। नेक्स्ट ईयर हम ट्राई करेंगे जो 2027 का जो टॉप लेवल का सिंगर होगा उसको जमशेदपुर बुलाएंगे। और हमारे बच्चे जो हैं जो हमेशा पढ़ाई से, एकेडमिक से, डिसिप्लिन से जो मतलब वो चाहते हैं कभी कभी इंटरटेन भी हो, उनका माइंड फ्रेश होगा और अच्छा से वो पढ़ाई कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए प्रोग्राम हम लोग हर साल एक बार जरूर करते हैं अप्रैल टू जून के बीच में। साथ तो आप देख ही रहे हो 5 बजे शाम से बच्चे बारिश में भी वेट कर रहे हैं कि कब आएगा, कब स्टार्ट होगा प्रोग्राम। आपके सामने जो सबका हाई दिख रहा है आपका। राजवीर नगर निगम शहर में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसके तहत हरमू और डीपटी नदी की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने नदियों का निरीक्षण कर साफ सफाई कार्य की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि नदियों के किनारे अधिक अतिक्रमण नहीं है, लेकिन जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सफाई अभियान जारी है। साथ ही उन्होंने अतिक्रमण पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। और देखिए इस वक्त बिहार से जुड़ी बड़ी खबर, जहां ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई की मौत की खबर सामने आ रही है। प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में संदेहास्पद मौत हो गई है। बता दें कि नेपाल पुलिस ने कई युवकों को हिरासत में लिया है। घटना के वक्त मौजूद लगभग 6 युवकों को हिरासत में लिया गया है। मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। फैसल खान की कोचिंग पर पथराव के आरोपी थे। एफआईआर के बाद से ही प्रिंस यादव फरार थे। अपने बड़े भाई रोशन आनंद के साथ पटना में रहते थे। नेपाल पुलिस मौत के हर पहलू को खंगालने और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़े भाई रोशन आनंद बेऊर जेल में बंद हैं। सहरसा के रहने वाले मृतक प्रिंस यादव थे। पटना पुलिस ने अब तक मौत की पुष्टि नहीं की है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से, जहां ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में संदेहास्पद मौत हुई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि पुलिस की तरफ से पुष्टि इस बात की नहीं हुई है। नेपाल पुलिस ने कई युवकों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि फैसल खान की कोचिंग पर पथराव की ये आरोपी थे। इनकी मौत तो नेपाल के एक होटल में संदेहास्पद स्थिति में हुई है। बता दें कि प्रिंस यादव जिनकी मौत हुई है एफआईआर के बाद से ये फरार थे। रोशन सर के भाई बताए जाते हैं। बताया जाता है कि अपने बड़े भाई रोशन आनंद के साथ ही पटना में रहते थे। नेपाल पुलिस सब मौत के हर एंगल की जांच कर रही है। और चलिए न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।